क्या वो अभी भी रेलेवेंट हैं, अगर वो रेलेवेंट हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रेलेवेंट हैं, or there are some epic comebacks to them as well, or we are just moving ahead towards agentic AI or towards LLMs or multimodality. ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को बेसिकली वी आर गोइंग टू सम अप, और हम इसको जो है रोज़ 30 मिनट्स के लिए स्टडी किया करेंगे। और लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं होगी, इसके अंदर बेसिकली हैंड्स ऑन इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली, और वी आर गोइंग टू सी इन अ मिनट कि हम क्या इसके अंदर कोर्स कंटेंट होगा और किस तरह से हम बेसिकली इसको स्टडी कर रहे होंगे। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग द एआई एप्स और डेवलपिंग द एजेंटिक सॉल्यूशंस, उसको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और लेट मी टेल यू कि इसके अंदर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो बेसिकली यू विल बी मेकिंग योर ओन agentic AI applications or agentic AI apps as well. From second or third session, I think we will be start working with the chat playgrounds. हम LLMs के साथ जो है वो बात करना स्टार्ट कर देंगे, उनके रिस्पॉन्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे, and we will be working on those chat playgrounds. When I say chat playgrounds, basically this is a workbench, ठीक है, और उस वर्कबेंच के ऊपर आप उन एजेंट्स के साथ, उन एप्स के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन यूज़ केस, एंड फाइनली आप उनको जो है वो डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सारा कॉन्टेक्स्ट होगा, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई थिंक कि आपको जो डेटा साइंस है उसकी जो एक लाइफ साइकिल है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जो है वो क्लियर होगी कि वी स्टार्ट फ्रॉम अ बिजनेस केस डिस्कवरी, एंड बिजनेस केस डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के व्हाट डू यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द डे। और जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई वेंडर आता है, एंड ही वांट्स कि आप उसके लिए एक एजेंट डिप्लॉय करें, ठीक है, एक वेब ऐप डिप्लॉय करें, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो स्क्रैच है या उसकी जो फाउंडेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द यूज़ केस। वो जो बिजनेस केस है वो आपको डिस्कवर करना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक ऐसी एग्ज़ाम्पल दूंगा जो कि हम रोज़ मोबाइल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। अब जब ये मोबाइल नेटवर्क्स के जो वेंडर्स होते हैं वो उन्होंने कहीं नई सर्विस डिप्लॉय करनी होती है, कोई नया जो है वो टावर डिप्लॉय करना होता है, तो सबसे पहले उनका बिजनेस केस ये होता है कि वो कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। दैट इज़ द क्वेश्चन दे वांट टू आंसर। तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ पे उनका जो यूज़र है वो डेंसिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। दे फाइंड आउट द यूज़र डेंसिटी, क्योंकि अगर वो किसी ऐसी जगह के ऊपर टावर को डिप्लॉय कर देंगे जहाँ पे उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज ही नहीं किया जाता, तो इट मीन्स कि उनके जो बिजनेस केस की स्टडी थी वो सही तरह नहीं की गई, और उसकी जो डिप्लॉयमेंट है इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इस केस के अंदर जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड दे विल नॉट बी हैविंग अ रेवेन्यू एज पर रिकमेंडेशन। तो ये एक छोटा सा बिजनेस केस स्टडी है। आपके पास कल को कोई एक बिजनेस ऑनर कमिंग फ्रॉम अ बेकरी एज वेल, फ्रॉम अ हॉस्पिटल, फ्रॉम अ हेल्थ केयर सोल्यूशन, तो उसका भी इसी तरह का एक बिजनेस केस होगा कि जो ऐप और जो वेब ऐप वो डिप्लॉय करना चाह रहा है उसको यूज़र किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करेगा। क्योंकि अगर वो उसको यूज़ नहीं करेगा तो इट मीन्स कि वो आपको कॉस्ट इनकर कर रही होगी, लेकिन उसके ऊपर से आप कोई प्रॉफिट या कोई प्रोडक्टिव जो आउटकम है वो उसका नहीं ले सकेंगे। तो डेटा साइंस की जो लाइफ साइकिल है, इसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है दैट इज़ द बिजनेस केस डिस्कवरी। एंड व्हेन यू आर डन विद इट, आप इसको स्टडी कर लेते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बेसिकली इट रेफर्स टू द डेटा एक्विजिशन। आपको राइट डेटा वेरिएबल्स, डेटा फीचर्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, और व्हेन यू आर डन विद द डेटा एक्विजिशन फिर आपको उसको प्रोसेस करना होता है, एंड यू मेक इट श्योर कि आपके पास कोई एरर नहीं है, कोई मिसिंग डेटा नहीं है, एंड यू आर
हैविंग अ वेरी क्लीन डेटा। और उसके बाद फिर बेसिकली जो है वो बात आती है कि अब आपने इस प्रॉब्लम को, जो कि आपने बिजनेस केस स्टडी का सलूशन देना है, आप इसको कौन से मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से या क्लस्टरिंग प्रॉब्लम से, या अगर कोई वेदर प्रेडिक्शन है तो लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, किस तरह से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली द मॉडल सिलेक्शन। और उसके बाद प्रॉपर जो है वो डेटा की ट्रेनिंग होती है, फिर उसके पास टेस्टिंग होती है, एंड देन वी वैलिडेट आवर मॉडल इन टर्म्स ऑफ वेरियस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। और उसके बाद जाके फिर हम जो है वो डिप्लॉय करते हैं। अब यहाँ पे डेटा साइंस लाइफ साइकिल जो है वो बेसिकली एंड नहीं होती। दैट इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन दैट यू हैव अचीव, कि आपने बेसिकली अपने मॉडल को डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब आप मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं, मॉडल आपका जो है वो लाइव हो जाता है, और उसको यूज़र जो है वो अपने उस यूज़ केस के लिए, जिसके लिए आपने उसको पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है, उसको यूज़ करते हैं, तो वो आपको न्यू डेटा देते हैं, और ऐसा डेटा देते हैं जिसके ऊपर आपका मॉडल जो है वो कभी ट्रेन नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि नाउ डेटा साइंस लाइफ साइकिल का जो फीडबैक है, इट कम्स बैक टू यू कि अब आप उस न्यू डेटा के साथ क्या करेंगे। न्यू डेटा के साथ आप अपने मॉडल को रीट्रेन करेंगे, न्यू डेटा के साथ आप अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू रीडिप्लॉय इट इनटू दैट प्रोडक्शन लाइव एनवायरनमेंट। सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस। लेकिन अब ये जो सारी साइकिल है डेटा साइंस लाइफ साइकिल की, इट वॉज हैपनिंग विद द क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन में भी लीनियर रिग्रेशन के हमारे पास मॉडल्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट है, एसवीएम है, एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ दीज क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स। लेकिन अब आज 2026 के अंदर अब हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस की, और एलएलएम्स की, और मल्टी मोडालिटी की। बेसिकली दैट कम्स अंडर जेनरेटिव एआई। लेकिन वो जो क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स थे, दे वर नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी कि वो कोई चीज़ जनरेट कर सके। लेकिन अब ये जो हम रोज़ अपने मॉडल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड यूज़ करते हैं, डीप सीक यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी कि ये इमेज को, टेक्स्ट को, वीडियोस को जनरेट कर सकें। So this is basically the main difference coming from the classical machine learning models and the new generation LLMs. अब इसके अंदर एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा आपसे भी है, और हम इस कोर्स के अंदर इसको आंसर करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वो जो क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स थे, आर दे स्टिल रेलेवेंट और नॉट? इफ़ दे आर रेलेवेंट, सो इन व्हाट सेंस? और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने, क्योंकि इस कोर्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म को स्टडी करना है, एंड दैट प्लेटफॉर्म विल बी, लेट्स से, Azure, which is like used for implementation and designing and deployment of any AI or machine learning and now agentic solution as well. तो पहले माइक्रोसॉफ्ट जो था वो एक क्लासिकल स्टूडियो यूज़ कर रहा था उन मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, Azure AI स्टूडियो या Azure मशीन लर्निंग स्टूडियो जिसको हम कहते थे, एंड एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, everything is automated there. We can have data lakes over there, we can have blob storages over there, और हम वहाँ पे अपना खुद का DB जो है वो बना सकते हैं, वहाँ पे अपनी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों को हम वहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वो जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडियो था, क्या इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि हम ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, क्या इनको हम यूज़ कर सकें उस क्लासिकल स्टूडियो के अंदर, या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ कर सकें? तो जो प्लेटफॉर्म है Azure, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, और जो क्लासिकल मशीन लर्निंग स्टूडियो था, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको इवॉल्व करके इट टेक्स इट टू द AI स्टूडियो, जिसको हम इस कोर्स के अंदर भी देखेंगे,
basically that is a foundry, and we call it AI foundry. And that sets basically the fundamental, base or foundation of working with the LLMs or multimodality or the agentic solutions. तो हम इस कोर्स के अंदर बेसिकली अब क्लासिकल स्टूडियो से निकल के हम एक मॉडर्न स्टूडियो के अंदर आएंगे, एंड वी विल बी प्लेइंग with the LLMs, with multimodality, with the agentic solutions there. तो ये तो बेसिकली इस कोर्स का आप समझ लें कि एक आपको हैंड्स ऑन वर्क बेंच मैंने आपको बता दिया कि दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेरिमेंटेशन दैट वी विल बी डूइंग ऑन इट इन दिस कोर्स. इसके अलावा इसके अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो कि क्लासिकल मशीन लर्निंग स्टूडियोज़ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, या किसी हद तक एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो जनरेट नहीं कर सकते थे कोई चीज़, इसलिए उसका जो उसका जो इम्पैक्ट था दैट वाज हैविंग लिमिटेड स्कोप. लेकिन अब क्योंकि जो जनरेटिव मॉडल्स हैं दे जनरेट इमेजेस, दे जनरेट टेक्स्ट एंड वीडियोस, तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और दैट इज़ हैविंग अ वर्ड रिस्पॉन्सिबल एआई. कि अब जो मॉडल्स हमने बनाने हैं, अब जो हमने वेब एप्स बनानी हैं, दे शुड बी फॉलोइंग अ गाइडलाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई एथिक्स या एआई पॉलिसीज़, या आप उसको जो है वो एआई वैल्यूज़ भी कह सकते हैं. या रिस्पॉन्सिबल एआई से मीन्स कि आपने डेटा प्राइवेसी भी रखनी है, आपने जो है वो सिस्टम्स भी रैशनल बनाने हैं. दे शुड बी working in the context of understanding कि हम एक ऐसा सिस्टम जनरेट करें कि वो हार्मफुल ना हो किसी भी पब्लिक यूज़र के लिए. तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल एआई. अब जो क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स थे, हम उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल एआई था उसको हम कहते थे बायसनेस. ठीक है, बायसनेस, या उसके अंदर एक बायस है. एंड दैट वॉज उसकी जो लिमिटेशन थी, जो उसकी स्कोप थी, वो डेटा के हद तक थी. ठीक है, अगर आपका डेटा बायस है तो उसी तरह का वो डिसीजन भी लेगा, डिसीजन मेकिंग के अंदर बायसनेस आ जाएगी. लेकिन अगेन क्योंकि उन क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स की जनरेटिव कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वो जो जनरेशन के हद तक जो बायसनेस थी वो उसके अंदर नहीं आ रही थी, या हार्मफुल एस्पेक्ट उसका एज सच इन अ वेरी लार्ज स्कोप या उसका इम्पैक्ट नहीं था. लेकिन अब क्योंकि जनरेटिव एआई के अंदर हम टेक्स्ट के थ्रू डिफरेंट एसेज या डिफरेंट कंटेंट जनरेट करते हैं, और लेट्स से हेल्थ केयर रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, हम जो है वो इमेजेस जनरेट करते हैं, और हम वीडियोस भी जनरेट करते हैं, एंड वन ऑफ द यूज केस इज द डीप फेक एज वेल. तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि जो चीज़ हम जनरेट कर रहे हों, दे शुड नॉट बी अगेंस्ट एनी ग्रुप, एनी नेशन, any political party, or any ethnicity. So we should not, target some hatred towards any human being or any political party or any country that is living in this world. तो इस तरह के सिस्टम्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक गाइडलाइन है. उस गाइडलाइन को हम अपने डे 1 से उसको स्टडी करेंगे. ठीक है, और लेट मी टेल यू कि ये जो गाइडलाइन है, इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल गाइडलाइन. इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल गाइडलाइन, इट इज़ अ प्रैक्टिकल गाइडलाइन. वो जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिस्पॉन्सिबल एआई के, हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सॉल्यूशंस के अंदर, अपनी एप्स के अंदर, अपने एजेंट्स के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग या विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्स. तो वो बेसिकली अब आपको जो है वो नज़र आएंगे कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल एआई को जो है यूज़ करते हैं इन ऑल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट. और ये जो सारा रिस्पॉन्सिबल एआई का जो एक नया जो आप समझ लें कि एक कॉन्टेक्स्ट है कि हमने रिस्पॉन्सिबल एआई को लेकर आना है,
एजेंटिक एआई की एप्लीकेशंस को जनरेट करना है। और इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज यूजिंग द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs। अब वो जो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, आपको भी पता है कि दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन अ वेरी ह्यूज डेटा सेट, मे बी 70 मिलियंस और अक्रॉस दिस वैल्यू। वो इतने बड़े टोकन्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपना कोई ऐसा मॉडल बनाएं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन एक इंडिविजुअल के पास या एक स्मॉल वेंडर के पास या SMEs के पास इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती कि वो अपना खुद का मॉडल जो है वो स्क्रैच से उसको ट्रेन करें, या ऑलरेडी मॉडल्स ट्रेन भी हैं, तो वाई वी शुड कम अप विद अवर न्यू मॉडल। तो जब ये लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास, तो इट मीन्स कि वो जो रिस्पॉन्सिबल एआई के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो हमें लिमिट कर देंगे कि हमने उस मॉडल को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल एआई के एलिमेंट्स के ऊपर फाइन ट्यून करना है, या हमने उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, या हमने उसको कहीं पे ग्राउंड करना है ताकि वो हार्मफुल सिचुएशंस को कैटर कर सके या फिल्टर आउट कर सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम इस पूरे कोर्स के अंदर स्टडी कर रहे होंगे। और ये सारी की सारी चीज़ जो है वो क्लाउड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होगी, बिकॉज नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो LLMs होते हैं इनको इवन प्रोसेस करने के लिए, इनको इवन लोड करने के लिए यू नीड अ सर्टन हार्डवेयर सो दैट दे कैन बी रनिंग स्मूथली, और वो किसी भी इंडिविजुअल के पास में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो हम करते क्या है, बेसिकली इन मॉडल्स को हम क्लाउड के ऊपर रन करते हैं। तो वो जो कॉस्ट होती है हमारी हार्डवेयर की डिप्लॉयमेंट की, वो ऑप्टिमाइज हो जाती है, एंड देन वी आर ओनली मे बी पेइंग पर मिलियन टोकन्स। तो वो जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगी उन LLMs को यूज़ करने के लिए अपनी एप्स के अंदर, वी विल बी paying for maybe for example $1 per million. So it is like somehow it is maybe less than this one. और अब ये जो कॉस्ट होगी ये हमें पे करनी पड़ती है, लेकिन यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस कि हम इन एजेंट्स को यूज़ कर सकेंगे, हमें कॉस्ट खुद पे करनी पड़ेगी। नहीं, हमें माइक्रोसॉफ्ट जो है वो $200 का क्रेडिट देता है, ठीक है। और हम उस क्रेडिट को कैसे गेन कर सकते हैं, हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू सी इट। और हम इसको बेसिकली खुद से करेंगे। मेरा अकाउंट तो पहले बना हुआ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टीचिंग और फॉर द सेक ऑफ गाइडिंग यू कि हाउ यू कैन ऑब्टेन दैट $200 क्रेडिट, वी आर गोइंग टू सी इट। और हम बेसिकली इस चीज़ को जो है वो खुद से करके हम, और आपके पर्सनल ईमेल एड्रेसेस के ऊपर, आपके किसी भी पर्सनल ईमेल एड्रेस के ऊपर हम उस माइक्रोसॉफ्ट को अकाउंट बनाएंगे, और उस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को फिर हम कन्फिगर करेंगे कि हमें वो $200 का क्रेडिट जो है वो मिल जाए। अब वो जो $200 का क्रेडिट होगा वो आपको 30 डेज़ के लिए मिलेगा। तो इट मीन्स कि आपको ये 30 डेज़ के अंदर जो भी आप अपने मॉडल्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, अपने मॉडल को जो है वो यूज़ कर रहे होंगे फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग, फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, यू विल बी यूजिंग दैट $200 क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप इंशाल्लाह ट्रेन हो जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे इन सिस्टम्स के साथ कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, तो देन यू आर हैविंग अ वेरी वाइड प्ले ग्राउंड कि आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू आर हैविंग अ पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन एज वेल, यू कैन गो फ्रॉम देयर बिकॉज यू नो कि अब आप किस तरह से मॉडल को आपने ऑप्टिमाइज करना है। तो ये बेसिकली हमारा जो है ना आज का जो सेशन है, बेसिकली वी विल बी डूइंग इट 30 मिनट्स डेली, ठीक है। वी विल ट्राई कि हम इसको डेली करें, और हम इसको जो है वो बाकायदा एक कंटेंट को फॉलो कर रहे होंगे। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इस कोर्स को सही तरह प्रिपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी एंड विद रिस्पेक्ट टू द हैंड्स ऑन, तो आप जो है वो AI इंजीनियरिंग का जो सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का वो क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस कोर्स का जो टाइटल है वो आपने देखा होगा, वो रखा है कि डेटा साइंस और AI इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या हम डेटा साइंस ही कर रहे हैं
या AI इंजीनियरिंग जो है वो इट इज़ समथिंग एल्स. सो जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा, तो वी विल बी हैविंग अ क्लियर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि हाउ डेटा साइंस और AI engineering is different, or if they are identical, or if there are, for example, modification in the data science life cycle, or there are some additions. So we are going to cover it inshallah. Or I think that for today's session it is enough for you people. So I am asking you, if you are having any question, you can ask me.